बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से सुंदर गांव सूरजपुर में दो दोस्त रहते थे। उनकी दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। एक का नाम था मोहन और दूसरे का नाम था सोहन। दोनों बचपन से साथ खेलते थे, साथ बड़े हुए, लेकिन समय के साथ उनकी आदतें बिल्कुल अलग हो गईं। मोहन बहुत मेहनती किसान था। वो सूरज निकलने से पहले ही उठ जाता था, लेकिन उसका दोस्त सोहन, उसे आराम करना ज्यादा पसंद था। एक मेहनती था और दूसरा आलसी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बहुत जल्द उनकी जिंदगी में एक ऐसी घटना होने वाली है जो उनकी किस्मत हमेशा के लिए बदल देगी। मोहन अपनी पत्नी गीता से कहता है, गीता, मैं खेतों में जा रहा हूँ। आज मुझे थोड़ा ज्यादा काम करना है। तुम मेरा खाना बांध देना, मैं खेत में ही खा लूंगा। जी, मैंने आपका खाना पहले ही तैयार कर दिया है। आज मैंने आपकी पसंद की मक्के की रोटी, सरसों का साग और लहसुन की चटनी बनाई है। वाह, फिर तो आज खेत में काम करने में और मजा आएगा। और हाँ, तुम बच्चों को स्कूल छोड़ आना। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं बच्चों को स्कूल भी छोड़ दूंगी और घर का काम भी संभाल लूंगी। आप बस अपना काम अच्छे से कीजिए। मोहन के लिए मेहनत ही पूजा थी और यही मेहनत एक दिन उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। अजी सुनते हो? उठोगे भी या नहीं? सूरज सिर पर चढ़ गया है। पूरा गांव खेतों में काम कर रहा है और एक तुम हो जो अभी तक सो रहे हो। सोहन नींद में आंख खोलता है। अरे भाग्यवान, सुबह सुबह इतना क्यों चिल्ला रही हो? चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? देखो, मोहन सुबह से खेतों में काम कर रहा है और तुम अभी तक बिस्तर में पड़े हो। अरे जाऊंगा जाऊंगा, इतनी भी क्या जल्दी है? खेत कहीं भागे जा रहे हैं क्या? एक दिन यही आलस तुम्हें बहुत पछताने पर मजबूर करेगा। कमला की बातें मजाक नहीं थीं। वो अपने पति के भविष्य को लेकर सच में चिंतित थीं। लेकिन सोहन उस समय ये बात समझ नहीं पाया। मोहन पसीने से तर होकर काम कर रहा है। तभी सोहन आता है। अरे मोहन भाई, क्या आज ही पूरा खेत जोत डालोगे? कुछ काम कल के लिए भी छोड़ दो। बस थोड़ा सा ही बचा है, आज खत्म कर दूंगा ताकि कल से बीज बो सकूं। मोहन के लिए हर दिन की मेहनत उसके सपनों की नींव थी, लेकिन सोहन अब भी आराम की तलाश में था। इतनी धूप में काम करना मुश्किल है। पहले थोड़ी देर आराम कर लेता हूं, फिर काम कर लूंगा। अरे 2 घंटे कब निकल गए, पता ही नहीं चला। कभी कभी छोटी सी आलस जीवन की बड़ी गलती बन जाती है, लेकिन अभी असली कहानी शुरू होने वाली थी। मोहन खाना खाने बैठता है, तभी एक साधु आते हैं। बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो मुझे दे दो। महाराज, मेरे पास ज्यादा तो नहीं है, लेकिन मक्के की रोटी और सरसों का साग है। कृपया आप इसे खा लीजिए। मोहन ने बिना सोचे अपना पूरा खाना साधु को दे दिया। उसे नहीं पता था कि ये साधु कोई साधारण इंसान नहीं था। साधु भोजन खत्म करते हैं। बेटा, तुमने आज मेरी भूख मिटाई है। ईश्वर तुम्हारा भला करे। महाराज, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिला। बस आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारे खेतों में अच्छी फसल हो। साधु महाराज ने अपनी धोती की गांठ खोली और उसमें से एक छोटी सी पोटली निकाली। उस पोटली में कुछ बीज थे, लेकिन ये कोई साधारण बीज नहीं थे। बेटा, ये बीज मैं तुम्हें देना चाहता हूं। महाराज, ये किस फसल के बीज हैं? ये जादुई बीज हैं। अगर तुम इन्हें अपने खेत में बोओगे
और मेहनत और प्यार से इनकी देखभाल करोगे तो ये तुम्हें वही देंगे जो तुम्हारा दिल चाहता है। लेकिन याद रखना, जादू सिर्फ उसी के लिए काम करता है जो मेहनत की कद्र करता है। अगर तुमने इन बीजों की सही देखभाल नहीं की तो तुम्हें इनसे कुछ भी नहीं मिलेगा। महाराज, मैं इनकी रोज देखभाल करूंगा। लेकिन उधर सोहन ने अपने घर के दरवाजे से ये सभी बातें सुन ली थीं। अगर ये जादुई है तो मेहनत करने की क्या जरूरत, ये तो अपने आप ही उग जाएंगे। यही वो पल था जहां दोनों दोस्तों की सोच अलग हो गई। आज आप बहुत खुश लग रहे हैं, क्या हुआ? आज घर पर एक साधु आए थे। मैंने उन्हें खाना खिलाया और उन्होंने मुझे यह जादुई बीज दिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। लगता है भगवान हम पर मेहरबान हैं। हाँ, लेकिन साधु ने कहा है कि हमें इनकी बहुत मेहनत से देखभाल करनी होगी। मोहन ने उसी समय फैसला कर लिया कि वो इन बीजों को पूरे प्यार और मेहनत से उगाएगा। सोहन अपनी पत्नी कमला को बीज दिखाता है। देखो, मुझे जादुई बीज मिले हैं। सच? तो हमें बहुत मेहनत करनी चाहिए ताकि अच्छी फसल उग सके। अरे, जब बीज जादुई हैं तो मेहनत करने की क्या जरूरत, ये तो अपने आप ही उग जाएंगे। कमला को अपने पति की बात सुनकर चिंता हुई, लेकिन वो जानती थी कि सोहन को समझाना आसान नहीं है। मोहन हर सुबह सूरज निकलने से पहले खेत पहुंच जाता था। वो अपने खेत की मिट्टी को ठीक करता, फसलों में पानी डालता और पूरे प्यार से उनकी देखभाल करता। उसके लिए ये बीज सिर्फ फसल नहीं थे, ये उसके सपने थे। एक सुबह जब मोहन अपने खेत पहुंचा तो उसने कुछ ऐसा देखा जिस पर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अरे, ये कैसे संभव है? इतने बड़े बैंगन! मोहन के खेत में उगे बैंगन सामान्य बैंगनों से कई गुना बड़े थे। वे ताजे, हरे भरे और बेहद सुंदर थे। ऐसा लग रहा था जैसे सच में उन बीजों में जादू हो। मोहन दौड़कर घर जाता है। गीता, जल्दी चलो मेरे साथ खेत में। क्या हुआ? तुम खुद देखकर हैरान रह जाओगी। हे भगवान, इतने बड़े बैंगन मैंने आज तक नहीं देखे। लगता है साधु महाराज का आशीर्वाद सच में काम कर गया। हाँ, लेकिन ये सिर्फ जादू नहीं है, ये मेहनत का फल है। उधर जब सोहन अपने खेत पहुंचा तो वहां का दृश्य बिल्कुल अलग था। ये क्या? यहाँ तो कुछ भी नहीं उगा। ये बीज तो जादुई थे ना? लगता है उस साधु ने मुझे नकली बीज दे दिए। सोहन दूर से मोहन का खेत देखता है। मोहन का खेत हरे भरे बैंगनों से भरा हुआ है। ये कैसे हो सकता है? सोहन मोहन के पास जाता है। दोस्त, तुम्हारी फसल इतनी अच्छी कैसे हुई? क्या साधु ने तुम्हें अलग बीज दिए थे? नहीं दोस्त, बीज तो हम दोनों को एक जैसे ही मिले थे, लेकिन फर्क सिर्फ एक चीज का था, मेहनत का। मैं रोज इन बीजों की देखभाल करता रहा, लेकिन तुमने शायद इनका ध्यान नहीं रखा। सोहन जमीन पर बैठ जाता है। ओह, ये सब मेरी गलती है। अगर मैं भी तुम्हारी तरह मेहनत करता तो आज मेरे खेत भी ऐसे ही लहलहा रहे होते। लेकिन मेरे आलस ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उस दिन सोहन को पहली बार समझ आया कि किस्मत नहीं, मेहनत ही इंसान की जिंदगी बदलती है। मोहन ने अपने खेत की फसल बाजार में बेची और उसे बहुत अच्छा लाभ हुआ। अब उसका परिवार खुशहाल जिंदगी जीने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। जादू बीजों में नहीं था, जादू था मोहन की मेहनत और लगन में। अगर हम भी अपने सपनों को मेहनत और प्यार से सींचे तो एक दिन हमारी जिंदगी में भी सफलता की फसल जरूर उगेगी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में कच्ची गलियां, मिट्टी के घर और हर सुबह खेतों से आती मिट्टी की खुशबू पूरे वातावरण को महका देती थी।
इसी गांव के बाहर सड़क किनारे छोटा सा पुराना मकान था, जिसे लोग पुराना चबूतरा कहते थे। नीतीश के मन में कई दिनों से एक सपना पल रहा था, गांव में अपना ढाबा खोलने का सपना। एक शाम जब सूरज लाल होकर खेतों के पीछे छिप रहा था, नीतीश ने माँ से कहा, माँ, मैं सोच रहा हूँ उस पुराने चबूतरे पर ढाबा खोल दूँ। सड़क से लोग आते जाते रहते हैं, कमाई भी होगी। बेटा, वो जगह ठीक नहीं मानी जाती। लोग कहते हैं वहाँ रात को अजीब आवाजें आती हैं। भैया, मैंने भी सुना है रात को वहाँ किसी के रोने की आवाज आती है। अरे तुम लोग भी ना, ये सब अंधविश्वास है। मेहनत करेंगे तो सब ठीक होगा। कुछ ही दिनों में मिट्टी के चबूतरे पर टीन की छत वाला छोटा सा ढाबा बन गया। नाम रखा गया माँ का आशीर्वाद ढाबा। धीरे धीरे ग्राहक आने लगे। ट्रक ड्राइवर, गांव के लोग, यात्री, सबको घर जैसा खाना मिलता। एक रात हवा तेज चल रही थी, टीन की छत खड़खड़ की आवाज कर रही थी। सोनू अचानक डर कर उठ बैठा। चाचा, बाहर कोई रो रहा है। अंकित ने ध्यान लगाया। सच में दूर से किसी औरत के रोने की आवाज आ रही थी। नीतीश बाहर गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ दिनों बाद राजा शहर से आया। भैया, ढाबा तो खूब चल रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ शराब भी बेचे तो कमाई दुगनी हो जाएगी। नहीं, ये ढाबा घर की इज्जत है, यहाँ गलत काम नहीं होगा। लेकिन नीतीश के मन में लालच जाग गया। रात को वही रोने की आवाज फिर आई, इस बार और जोर से। अचानक चूल्हे की आग अपने आप तेज हो गई। अगले दिन गांव के बुजुर्ग ने बताया, बेटा, सालों पहले यहाँ एक गरीब औरत का घर था। उसके पति ने लालच में उसे छोड़ दिया। वो रो रो कर मर गई। तभी से यहाँ उसकी आत्मा भटकती है। नीतीश के दिल में हलचल मच गई। उसे एहसास हुआ, लालच ही सबसे बड़ा डर है। उस रात नीतीश ने ढाबे के सामने हाथ जोड़कर कहा, अगर यहाँ कोई आत्मा है तो मुझे माफ कर दो। मैं इस जगह को गलत काम के लिए इस्तेमाल नहीं करूँगा। अचानक हवा शांत हो गई, रोने की आवाज बंद हो गई। शहर की भीड़-भाड़ से दूर, कच्ची सड़कों और हरे भरे खेतों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, काशीपुर। यहाँ लोग अमीर नहीं थे, लेकिन मेहनत और अपनापन हर घर में भरा था। गांव के कोने में एक छोटा सा घर था, जहां कैलाश अपनी पत्नी विमला और बेटे कटहल के साथ रहता था। बेटा कटहल, अब तू बड़ा हो गया है। मैं और तेरी माँ सुबह खेत चले जाते हैं। अब से गौरी और चंपा की जिम्मेदारी तेरी। ठीक है पिताजी, आज से गौरी और चंपा मेरी जिम्मेदारी। नाश्ता कर लेना बेटा, भूल मत जाना। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ बहुत सुकून मिलता है। मन करता है यहीं एक घर बना लूं और यहीं रह जाऊं। उसे क्या पता था, यही ख्याल एक दिन उसकी जिंदगी बदल देगा। मुझे कटहल की बहुत चिंता होती है। सब लड़के शहर जा रहे हैं, हमारा बेटा गरीबी में रह गया। हम अपने बेटे को पढ़ा नहीं पाए, ये दुख मुझे अंदर से तोड़ देता है। उस रात कटहल पहली बार समझा कि गरीबी सिर्फ जेब नहीं, दिल भी भारी कर देती है। अरे मेरे भाई। राज, तू सच में आ गया। मन करता है यहीं घर बना लो। बस यही तो आइडिया है, रिवर फ्लोटिंग हाउस। तू पागल हो गया है क्या? सोच, शहर के लोग यहाँ आएंगे, नेचर का मजा लेंगे, तुझे मुनाफा होगा। मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे यार, चिंता मत कर, बैंक से लोन लेंगे। इतना कहते ही दोनों दोस्त बैंक की ओर चल पड़े। सर, लोन चाहिए। लोन मिलेगा, लेकिन सिर्फ
5 लाख। सर लेकिन हमें 10 लाख चाहिए। हेलो सर, पॉलिसी के खिलाफ नहीं जा सकते। विमला, हम अपना खेत गिरवी रख देंगे। एजी, वो हमारा आखिरी सहारा है। क्या करे विमला, बेटा की जिंदगी का सवाल है। वो ढाबा खोलना चाहता है। बैंक में गया था लेकिन पैसा नहीं मिला। उस रात एक पिता ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, सिर्फ बेटे की मुस्कान के लिए। दिन रात की मेहनत के बाद नदी के ऊपर एक सपना तैरने लगा। ये लो 10,000 रुपए, तुम्हारी पहली कमाई। मैं तुझसे पैसे नहीं लूंगा। ले लो बेटा, पहली लक्ष्मी को मना नहीं करते बेटा। धीरे धीरे चर्चा फैल गई। रिवर फ्लोटिंग हाउस अब सपना नहीं, सफलता बन चुका था। उस रात एक पिता ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, सिर्फ बेटे की मुस्कान के लिए। हरिपुर गांव अपनी सादगी और अपनापन के लिए जाना जाता था। कच्ची गलियां, मिट्टी के घर, दूर तक फैले खेत और सुबह सुबह मंदिर की घंटियों की आवाज, यही उसकी पहचान थी। इसी गांव में रहता था एक साधारण किसान किशन। न ज्यादा जमीन, न ज्यादा पैसा, लेकिन ईमानदारी ऐसी कि पूरा गांव उसकी मिसाल देता था। किशन जी, उठ जाइए, सूरज निकल आया है। आज मंडी भी जाना है और खेत में पानी भी देना है। इतनी मेहनत करते हैं आप, पर कभी शिकायत नहीं करते। कभी कभी मुझे डर लगता है कि ये दुनिया आपकी सादगी का फायदा न उठा ले। गीता, मेहनत से भागने वाला इंसान कभी चैन से नहीं जी सकता। हमारे पास भले ही ज्यादा धन नहीं है, लेकिन हमारा सिर ऊंचा है, क्योंकि हमने कभी किसी का हक नहीं छीना। अगर दुनिया चालाक है तो होने दो, मैं अपनी राह ईमानदारी से ही चलूंगा। किशन अपने छोटे से खेत में काम कर रहा है। पसीना बह रहा है, लेकिन चेहरे पर सुकून है। उसी समय गांव का जमींदार भंवर सिंह वहां आता है। किशन, मैंने सुना है इस बार तेरी फसल अच्छी हुई है। देख, मंडी में दाम गिरने वाले हैं। अगर तू चाहे तो मैं अभी कैश दे देता हूँ, लेकिन कागजों में थोड़ा कम वजन दिखाना पड़ेगा। दोनों का फायदा होगा। भंवर सिंह जी, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन झूठ बोलकर कमाया हुआ पैसा मेरी घर की रोटी को भी कड़वा कर देगा। अगर मेरी फसल की कीमत कम है तो कम ही सही, पर मैं अपने बच्चों को बेईमानी की रोटी नहीं खिलाऊंगा। भंवर सिंह हल्की मुस्कान के साथ चला जाता है, लेकिन उसके मन में एक बात चुभ जाती है। ये आदमी झुकता क्यों नहीं? मंडी जाते समय रास्ते में किशन को एक चमड़े का बटुआ मिलता है। वो उठाकर देखता है, उसमें काफी पैसे और कुछ जरूरी कागज होते हैं। हे भगवान, इसमें तो पूरे 50,000 रुपए हैं। जिसका भी ये बटुआ होगा वो बहुत परेशान हो रहा होगा। अगर मैं चाहूं तो ये पैसे घर की हालत बदल सकते हैं, लेकिन ये मेरे नहीं है। मुझे इसे सही मालिक तक पहुंचाना ही होगा। किशन, आजकल कौन इतना ईमानदार होता है? तू चाहता तो चुपचाप रख लेता। तुझे क्या जरूरत थी यहाँ लाने की? साहब, जरूरत पैसे की नहीं, आत्मा की शांति की होती है। अगर मैं ये पैसे रख लेता तो हर रात मुझे यही डर सताता कि मैंने किसी का हक छीन लिया। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन चोर नहीं। कुछ देर बाद एक व्यापारी चौकी में घबराया हुआ आता है। साहब, मेरा बटुआ कहीं गिर गया है। उसमें बहुत जरूरी कागज और पैसे थे। अगर वो नहीं मिला तो मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। शांत हो जाइए। क्या ये वही बटुआ है? हाँ, यही है। भगवान आपका भला करे जिसने इसे लौटाया है। भाई साहब, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। जो आपका था वो आपको मिल गया। अब आप भी किसी जरूरतमंद की मदद कर देना, तभी ये ईमानदारी आगे बढ़ेगी। भंवर सिंह को जब ये बात पता चलती है तो वो आखिरी बार किशन को परखने आता है। किशन, मैं तेरी जमीन खरीदना चाहता हूँ। दाम बाजार से दुगना दूंगा। बस एक शर्त है, कागजों में थोड़ा खेल करना होगा। जमीन मेरी माँ के समान है। उसे बेचने से पहले मैं 1000 बार सोचूंगा, और झूठ बोलकर तो कभी नहीं। आप 2 गुना नहीं 10 गुना भी दे दें तो भी मैं अपनी ईमानदारी नहीं बेच सकता। कुछ महीनों बाद सरकार गांव में आदर्श किसान सम्मान की घोषणा करती है। पूरे गांव के सामने दरोगा और व्यापारी मंच पर खड़े हैं। आज हम जिस इंसान को सम्मान दे रहे हैं वह सिर्फ अच्छा किसान नहीं, बल्कि सच्चा इंसान है।
अगर उस दिन किशन जी मेरा बटुआ न लौटाते तो मैं बर्बाद हो जाता। इनकी ईमानदारी ने मुझे सिखाया कि पैसा सब कुछ नहीं होता। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था, सूरजपुर। उस गांव में एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था, राजेश। राजेश के परिवार में उसकी पत्नी नितिश और उसके 2 छोटे बच्चे अंकित और सोनू थे। राजेश रोज जंगल जाकर लकड़ियां काटता था और गांव के व्यापारी सेठ मोहन लाल को बेचता था। लेकिन एक समस्या थी, सेठ बहुत लालची था। राजेश सुनिए, आज बच्चों को स्कूल छोड़ दीजिएगा। हाँ छोड़ दूंगा, क्या हुआ? टीचर ने कहा है अगर कल फीस नहीं आई तो बच्चों को स्कूल आने की जरूरत नहीं। राजेश चुप हो गया। फीस कितनी है? 1000 रुपए। राजेश गहरी सांस लेकर बोला। आज पगार मिलने वाली है, देखता हूँ। नितिश बोली। देखिए, आज सेठ से साफ बोल दीजिए, इतनी कम तनख्वाह में घर नहीं चल रहा। राजेश थोड़ा सोच कर बोला। ठीक है, आज बात करूंगा। राजेश जंगल पहुंचा। वहां उसके दोस्त सोनू और अंकित पहले से लकड़ी काट रहे थे। अरे राजेश आ गया। हाँ भाई, आज पगार का दिन है, लेकिन देखना सेठ फिर कोई बहाना बनाएगा। राजेश बोला। क्यों? सोनू गुस्से में बोला। पिछले महीने उसने मेरी आधी पगार काट ली। राजेश चौंक गया। क्यों? कहता है ब्याज बढ़ गया। अंकित बोला। और मेरी बेटी बीमार थी, 2 दिन छुट्टी ली, उसने आधी पगार काट ली। राजेश उदास होकर बोला। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? सोनू गुस्से में बोला। एक दिन इसका हिसाब जरूर होगा। शाम को सभी मजदूर सेठ मोहन लाल के गोदाम पहुंचे। सेठ जी, हमारी पगार? सेठ आराम से बोला। अभी नहीं। सभी मजदूर चौंक गए। क्यों? माल अभी बिका नहीं। पर सेठ जी, घर में खाना भी नहीं है। सेठ गुस्से में बोला। ज्यादा बोलोगे तो नौकरी से निकाल दूंगा। सभी मजदूर चुप हो गए। 2 दिन बाद सेठ ने पगार दी। सोनू, ये लो 2000। पर 3000 तय हुआ था। बीच में आराम किया था। अब राजेश की बारी आई है। राजेश, ये लो 500। लेकिन सेठ जी, बाजार में लकड़ी सस्ती हो गई। राजेश चुप हो गया। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का नाम था सूरजपुर। चारों तरफ हरे भरे खेत, कच्ची गलियां और लोगों के दिलों में बसती सादगी। लेकिन इस गांव के किनारे नदी के पास एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी थी, जहां रहता था एक ऐसा इंसान जिसके हाथों में भगवान ने कला का जादू भर दिया था। उसका नाम था राजेश। राजेश बचपन से ही अनाथ था। माँ बाप का साया उसके सिर से बहुत पहले उठ चुका था। लेकिन शायद भगवान को यही मंजूर था कि इस अकेले कलाकार के हाथों से दुनिया सुंदर बनती रहे। लोग कहते थे, राजेश पत्थर नहीं तराशता, वो पत्थर में छिपे भगवान को बाहर निकाल देता है। गांव की सुबह हमेशा की तरह शुरू हुई थी, लेकिन आज राजेश के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। पिछले कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी, खेत सूख चुके थे, मिट्टी फटकर दरारों में बदल चुकी थी। राजू अपने खेत की ओर चल पड़ा। जब राजेश अपने खेत के पास पहुंचा, तो उसके कदम अचानक रुक गए। उसकी आंखें खेत को देखकर भर आईं। जिस खेत में कभी हरी भरी फसल लहराती थी, आज वहां सिर्फ सूखी मिट्टी थी। हे भगवान, इतनी मेहनत के बाद भी अगर फसल ही नहीं हुई तो घर कैसे चलेगा?
राजू की आंखों के सामने अपने परिवार का चेहरा घूमने लगा। उसकी बूढ़ी माँ, उसकी पत्नी और उसके 2 छोटे बच्चे। राजेश की मेहनत सिर्फ उसके लिए नहीं थी, वो अपने पूरे परिवार की उम्मीद था। लेकिन आज उसकी उम्मीदें सूखी जमीन की तरह बिखर रही थी। भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? उसी समय पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। राजू पीछे मुड़कर देखता है। अरे राजेश, सुबह सुबह खेत में क्या देख रहा है? क्या बताऊं बिरजू, इस साल फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। अब समझ नहीं आ रहा घर कैसे चलेगा। बिरजू के चेहरे पर हल्की मुस्कान, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही चल रहा था। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। राजू को अपने दोस्त की बात सुनकर थोड़ी उम्मीद जगी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये मदद उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाली थी। अरे बेटा राजेश, तेरी मूर्तियां तो शहर के मंदिरों में भी जा रही हैं। सब भगवान की कृपा है काका, मैं तो बस उनका सेवक हूँ। लेकिन इस गांव में एक ऐसा आदमी भी था जिसके दिल में दया नहीं, सिर्फ घमंड और लालच था। उसका नाम था नीतीश। नीतीश गांव का सबसे ताकतवर जमींदार था। लोग उससे डरते थे, क्योंकि जिसने भी उसके खिलाफ आवाज उठाई, उसका अंजाम कभी अच्छा नहीं हुआ। क्यों रे राजेश, सुना है तेरी बनाई मूर्तियां शहर के बाजार में बहुत ऊंचे दाम पर बिकती हैं। जी नीतीश बाबू, यह सब लोगों का बड़प्पन है जो मेरी कला की कदर करते हैं। बातें बनाना भी खूब जानता है तू। सुन राजेश, मुझे तेरी ये जमीन चाहिए। यहाँ मैं अपना बड़ा गोदाम बनवाऊंगा। तुझे जितने पैसे चाहिए ले ले और ये जगह खाली कर दे। माफ कीजिए नीतीश बाबू, ये जमीन मेरे पूर्वजों की निशानी है। मेरे पिता ने यहीं अपनी आखिरी सांस ली थी। मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकता। अरे ओ 2 कौड़ी के कलाकार, तुझे अपनी मौत बुलानी है क्या? नीतीश बाबू को मना करता है। सोनू, चुपचाप यहां से चला जा। तेरी इन गीदड़ भभकियों से कमजोर लोग डरते होंगे, मैं नहीं डरता। अबे ओ, अपने आप को बहुत बड़ा वीर समझता है क्या? सुन सोनू, अगर मेरा एक हाथ गलती से तुझ पर या इस नीतीश पर पड़ गया ना, तो तुम दोनों इस दुनिया को फिर कभी नहीं देख पाओगे। ठीक है राजेश, मैं दोबारा नहीं आऊंगा, लेकिन तूने जो मेरा अपमान किया है उसकी कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी। याद रख, नीतीश को ना सुनने की आदत नहीं है। मैं तुझे सोचने के लिए 3 दिन देता हूं। चल सोनू। राजेश वहीं खड़ा था। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ सच्चाई की आग जल रही थी। उसे पता था ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं है, ये लड़ाई है ईमानदारी और अत्याचार के बीच। और ये लड़ाई अभी बस शुरू हुई थी। पैसे की चिंता मत करो, बस एक छोटी सी बात माननी पड़ेगी। कैसी बात? तुम अपना आधा खेत मेरे नाम कर दो। राजू की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। क्या? आधा खेत? राजू को यकीन नहीं हुआ। जिस दोस्त के साथ उसने बचपन बिताया था, वही आज उसके मुश्किल समय का फायदा उठाना चाहता था। बिरजू, मैंने तुम्हें हमेशा अपना भाई माना, और आज तुम मुझसे मेरी जमीन मांग रहे हो। राजू, दुनिया में कोई भी बिना फायदे के मदद नहीं करता। सोच लो, नहीं तो तुम्हारे बच्चों को भूखा सोना पड़ेगा। राजू चुप हो गया। उसके सामने 2 रास्ते थे। एक तरफ उसकी जमीन, जो उसके पिता की आखिरी निशानी थी, और दूसरी तरफ उसका परिवार, जिसे भूखा नहीं देख सकता था। राजू आसमान की तरफ देखता है। भगवान, ये कैसी परीक्षा है? उसी समय राजेश का पैर अचानक जमीन के एक पत्थर से टकराया।
राजू नीचे झुककर पत्थर हटाता है। जैसे ही पत्थर हटाया, राजू की आंखें हैरानी से फैल गईं। मिट्टी के नीचे एक पुराना घड़ा दिखाई देता है। अरे ये क्या है? दोनों ने मिलकर मिट्टी हटानी शुरू की। कुछ ही देर में पूरा घड़ा बाहर आ गया। राजू धीरे से घड़ा खोलता है और जैसे ही घड़ा खुला, अंदर की चमक से दोनों की आंखें चौंधिया गईं। घड़े के अंदर सोने के सिक्के भरे हुए थे। सोना? इतना सारा सोना? राजू हैरान था, लेकिन बिरजू की आंखों में अब सिर्फ एक ही। राजेश, ये घड़ा मेरे खेत की तरफ मिला है, इसलिए ये सोना मेरा है। क्या? अभी कुछ देर पहले तक तुम मेरा खेत खरीदना चाहते थे और अब ये सोना भी तुम्हारा? दोस्ती अब लालच में बदल चुकी थी और यहीं से शुरू होने वाली थी एक ऐसी लड़ाई जो पूरे गांव की किस्मत बदल देगी। सोने के सिक्कों से भरा वो घड़ा अब दो दोस्तों के बीच झगड़े की वजह बन चुका था। राजू और बिरजू के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि पूरे गांव में खबर फैल गई। गांव के लोग धीरे धीरे खेत की तरफ इकट्ठा हो रहे हैं। बुजुर्ग, औरतें, बच्चे सब हैरान थे कि आखिर हुआ क्या है। अरे राजू, बिरजू, तुम दोनों तो बचपन के दोस्त हो, फिर ये झगड़ा क्यों? काका, ये घड़ा हमें खेत में मिला है, लेकिन बिरजू कह रहा है कि ये सोना सिर्फ उसका है। हाँ, क्योंकि ये घड़ा मेरे खेत की तरफ मिला है, इसलिए ये सोना मेरा है। गांव के लोग समझ नहीं पा रहे थे कि सही कौन है और गलत कौन। तभी गांव के सबसे सम्मानित आदमी मुखिया जी वहां पहुंचे। मुखिया जी धीरे धीरे चलते हुए आते हैं। सभी लोग सम्मान से रास्ता छोड़ देते हैं। शांत हो जाओ सब लोग, पहले पूरी बात बताओ। मुखिया जी, मैंने और बिरजू ने मिलकर ये घड़ा निकाला, लेकिन अब ये कह रहा है कि सोना सिर्फ इसका है। कुछ पल तक पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। सभी लोग मुखिया जी के फैसले का इंतजार कर रहे थे। अगर ये घड़ा तुम दोनों को मिला है तो इसका फैसला जल्दबाजी में नहीं होगा। लेकिन मुखिया जी, ये सोना मेरा है। अगर ये तुम्हारा है तो तुम्हें डर किस बात का है? मुखिया जी ने कुछ पल सोचा और फिर ऐसा फैसला सुनाया जिसने सबको चौंका दिया। आज रात ये घड़ा गांव के मंदिर में रखा जाएगा। कल सुबह जिसका दिल साफ होगा, भगवान उसी को ये सोना देंगे। राजेश शांत था, लेकिन बिरजू के दिल में एक खतरनाक योजना बन रही थी। बिरजू ने मन ही मन सोचा, अगर मैं आज रात चुपके से मंदिर से सोना चुरा लूं, तो कोई भी मुझे पकड़ नहीं पाएगा। उसे ये नहीं पता था कि लालच इंसान को अंधा बना देता है और कभी-कभी भगवान खुद सच्चाई का साथ देते हैं। रात गहरा चुकी थी। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। आसमान में बादल छाए थे और बीच-बीच में बिजली चमक रही थी। लेकिन इस सन्नाटे के बीच एक आदमी जाग रहा था। वो था बिरजू। अगर आज रात में मंदिर से वो सोना ले आया तो सुबह सबको लगेगा भगवान ने मुझे ही चुना है और फिर सारा सोना सिर्फ मेरा होगा। बिरजू धीरे धीरे अपने घर से निकलता है। उसके हाथ में एक लालटेन है। चारों तरफ गहरा अंधेरा है। मंदिर गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के पास था। रात में वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन लालच डर से भी बड़ा होता है। बस थोड़ी देर, फिर मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। बिरजू की आंखें लालच से चमक उठीं। वो तेजी से आगे बढ़ा और घड़े को उठाने लगा।